हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। जो आज की अपनी वीडियो है वो भूकंप का जो टॉपिक है वो भूकंप है, यानी अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक का जो ये टॉपिक है ये आपके बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का लेसन नंबर 6 है। उसका टॉपिक है दो हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आगे वाले जो टॉपिक है वीडियो उसमें करेंगे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे भूकंप का। तो इसमें एक तो ये टॉपिक और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी ये टॉपिक रहता है, आपका 11वीं में भी है। और आपका जो नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और आमए की जो बीए के बच्चे हैं वो पास आउट होके आगे आप आमए में जब अच्छी यूनिवर्सिटी में लोगे तो इंटरेस्ट आएगा तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये सारे टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी के हैं तो ये सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो और बच्चे लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं उनको अवेलेबल हो सके स्टडी मटेरियल अच्छे से अच्छा। और कमेंट भी कर सकते हो, जो टॉपिक आपको आता नहीं उसका भी कमेंट कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हो, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें अच्छाई है, ये भी कमेंट कर सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम सारी चीज़ें देख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आल का बटन है उसको दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मेरी आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो भूकंप है आपका, सबसे पहले इसकी अपन परिभाषा देखेंगे। तो भूकंप की परिभाषा आप अपने लहजे से बना सकते हो तब आपको समझ में आ जाए। तो भूकंप सभी बच्चों को पता भी है कि किसको हम भूकंप बोलते हैं। जब पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में हलचलें होती हैं आंतरिक शक्तियों के कारण, लगा लो किसी भी कारण लगा लो, अभी कारण भी पढ़ेंगे अपन इसमें कि किस किस कारण भूकंप आता है। जैसे ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आता है, जब ज्वालामुखी का मैग्मा ऊपर आता है और ऊपर आके विस्फोट करता है तब भी कंपन होता है। तो वो कोई क्षेत्र विशेष में होता है। बाकी जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है आपका वो भी आगे डिस्कस करेंगे, आपके लेसन है। तो प्लेट का जो संचरण होता है, मूवमेंट होता है, उसमें भी आपके भूकंप आते हैं। आपका लेसन भी है आगे प्लेटों का अलग से, जैसे अभिसारी प्लेट हैं, अपसारी प्लेट हैं। तो ये दो वर्ड आएंगे। अभिसारी का मतलब यानी कन्वर्जेंट, और जो आपकी अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट। तो इंग्लिश वर्ड से समझ में आ गया कि डाइवर्जेंट का मतलब जो दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, और अभिसारी का मतलब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने। अभी का मतलब सामने अभिसारी, और अपसारी का मतलब अप का मतलब समझ लिया करो कि दूर जा रही हैं दो प्लेटें। तो भूकंप आपके भूगर्भ से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है वो अब ये उत्पत्ति देखेंगे और इसके कारण देखेंगे। तो भूकंप के जो परिभाषा वो आपको पता ही चल गई है। अब इसके आगे अपन करते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी करो, कोई भी चीज़ डाल सकते हो। अभी इसमें कारण डिस्कस करेंगे अपन, उन कारणों से ही भूकंप आता है। तो भूकंप आप कैसे भी आपकी अपनी परिभाषा बना सकते हो अपने हिसाब से। जो पृथ्वी का थरथर कांपना होता है, जो आंतरिक शक्तियाँ आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी कांपती है, कंपन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। तो भूकंप की अभी उत्पत्ति देखें, कैसे उत्पत्ति होती है। भूकंप की उत्पत्ति और इसकी लहरें या तरंगे बोल देते हैं इसको, तरंगे अपन ने डिस्कस करी थी कहाँ पे? जो आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी उसमें अपन ने तरंगे करी थी कि 3 प्रकार के तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे और अल तरंगे। तो थोड़ा सा यहाँ भी कर लेंगे। बाकी आपको वो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। उसमें पूरा अच्छे से समझा रखा है। इसके बाद इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। एस तरंगे क्या होती है, अल तरंगे क्या होती हैं, कौन सी धरातलीय होती हैं, कौन सी भूगर्भिक तरंगे होती हैं, कितने किलोमीटर पर सेकंड जाती हैं, ठोस में कौन सी गमन करती है, तरल में कौन सी करती है, सारे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें उत्पत्ति देखें अपन कैसे होती है भूकंप की उत्पत्ति। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी का केंद्र है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? 0 से 70 किलोमीटर, या मान लो आप 70 और 100 किलोमीटर तक, 0 से 100 किलोमीटर तक सबसे ज़्यादा भूकंप आपके आते हैं। जिसमें से जो विनाशकारी होते हैं वो 0 से 70 किलोमीटर के ऊपर जो आते हैं वो ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। तो ये आपकी पृथ्वी है। ये पृथ्वी के ऊपर क्या है? आपका धरातल है ये पृथ्वी के ऊपर आपका।
जो जहाँ से ये भी काफ़ी दो नाम है। एक का नाम है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, यानी भूगर्भ में जिस केंद्र से भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं अवकेंद्र भूकंप मूल। इससे बेटर है आप इंग्लिश वर्जन याद कर लें। इंग्लिश वर्जन में होता है, इसको बोलते हैं हम सिस्मिक सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सिस्मिक सेंटर। और जस्ट इसी के ऊपर जहाँ धरातल के ऊपर एक और बिंदु होता है, क्या, जैसे भूगर्भ से जिस बिंदु से भूकंप उत्पन्न हुआ और उसी से जब धरातल के ऊपर सीधा आता है 90 डिग्री के कोण के ऊपर, जहाँ सबसे पहले धरातल पे भूकंप महसूस किया जाता है उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। तो ये दो काफ़ी बार, बहुत बार पूछा जाता है कि अधिकेंद्र कौन सा होता है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले को एपिसेंटर, नीचे वाले को सिस्मिक फोकस। कई बार पूछ लिया जाता है कि धरातल के ऊपर कौन सा बिंदु होता है, अधिकेंद्र होता है, अवकेंद्र होता है, भूकंप मूल होता है। तो इसमें सारे सेम से वर्ड हैं, तो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश वर्जन देखना है और अपना क्वेश्चन सही करना है। तो यहाँ से उत्पन्न होता है भाई, भूगर्भ के अंदर से उत्पन्न होता है। और सबसे पहले ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो भूकंपीय तरंगे हैं वो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है। देखो यहाँ से अगर देखो भूकंपीय तरंगे उठती हैं, यहाँ ऐसे उठेंगी और धरातल के ऊपर जाएंगी। तो धरातल के ऊपर देखो यहाँ जाने में टाइम लग रहा है ना, और यहाँ 90 डिग्री के कोण पे जहाँ आपका धरातल का बिंदु है यहाँ पे सबसे पहले जाएगी। और जो विनाशकारी होते हैं भूकंप की जो तरंगे हैं वो कौन से होती हैं? धरातल के ऊपर अल तरंगे होती हैं। अल तरंगे होती हैं जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, विनाशकारी होती हैं। और जो भूगर्भ के अंदर जो किरणें होती हैं, जो तरंगे होती हैं वो कौन सी होती हैं? पी तरंगे और अस तरंगे। पी तरंगे और अस तरंगे भूगर्भ के, इनको शरीर तरंगे भी बोल देते हैं, काया तरंगे, क्योंकि भूगर्भ के अंदर है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज़ हो तो ये पृथ्वी की बॉडी उसके अंदर है, इसलिए इनको शरीर तरंगे भी बोल देते हैं। पी वेव्स और अस वेव्स ये अल वेव्स हैं। तो धरातल वाली अल वेव्स होती हैं, ये सबसे विनाशकारी होती हैं। इनकी गति होती है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो 1 सेकंड में 3.5 किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं। और इनकी ज़्यादा होती है, ये 11 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये आपकी 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पी जो किरणें हैं, जो पी तरंगे हैं, ये ठोस में, गैस में और आपकी तरल में, तीनों में गमन करती हैं। ये खाली ठोस में ही गमन करती हैं। और पी तरंगे ये ऐसी हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कोर है उसके अंदर जो गमन करती हैं। वो कौन सी तरंगे करती हैं? पी तरंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जीके में। तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। और जब अच्छे से आपको देखना है तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है तरंगों का, वेव्स का, सारे के सारे इसके अलग अलग कि कौन सी क्षैतिज है। पी तरंगे देखे तो ये ऊर्ध्वाधर चलती हैं, और अस तरंगे देखे तो ये क्षैतिज चलती हैं। इसके बाद में ये सारा का सारा डिस्कस कर रहे हैं जो आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी। जैसे अभी क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन अभी और पुटअप होंगे। जैसे सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, बाकी होमोसिस्मेल क्या होता है, लाइन, और आइसोसिस्मेल लाइन। ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके जीके में। और जो आप बीए के विद्यार्थी हैं वो तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन उनको करना ही है। शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, उनमें भी पूछ लेते हैं होमोसिस्मेल, सिस्मोग्राफ क्या होता है, या फिर आव के अंदर क्या था, आदि के अंदर क्या था। 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं उनके 6-7। ये आपकी पृथ्वी है, थोड़ा सा समझने के लिए इसको। ये धरातल है आपका, ये नीचे आपकी पृथ्वी है, ये धरातल का पार्ट है, ये आपका धरातल है।
और ये आपकी पृथ्वी है। तो जो धरातल के ऊपर जो अधिकेंद्र होता था, सबसे पहले तरंगे पहुंचती थी वहाँ पे। सबसे पहले यहाँ फिर तरंगे कैसे गमन करती हैं, अंडाकार या वर्ताकार मूवमेंट करती हैं आपकी तरंगे। तो इसके अंदर जो समान, जो इनको अगर हम हिंदी में बोले तो जो आइसोसीस्मल है उनको सम भूकंप रेखा बोलते हैं और होमोसीस्मल को बोलते हैं सह भूकंप रेखा। जो आपकी आइसोसीस्मल हैं ये क्या होती हैं, आइसोसीस्मल दूसरे से कर लेते हैं। जहाँ जहाँ भूकंप आया है, यानी जहाँ जहाँ भी भूकंप आया है उसका कितना विनाश हुआ, यानी जहाँ समानाघात वाले स्थानों को मिलाती है। जैसे ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये क्या करेगी, मानचित्र के ऊपर जहाँ जहाँ विनाश हुआ है भूकंप से उस रेखा को मिलाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसीस्मल। और होमोसीस्मल क्या है, होमोसीस्मल भी जहाँ जहाँ पे भूकंप आया है, ये तो विनाशकारी, जहाँ जहाँ जितना विनाशकारी भूकंप आया उनके समान उनको मिलाती है। और जो आपकी होमोसीस्मल है वो किसको मिलाती है, जहाँ जहाँ पे भूकंप की तीव्रता को, ये भूकंप की जो तीव्रता है, कितनी कितनी तीव्रता है, कहाँ कहाँ पे, उस लाइन को मिलाती है मानचित्र के ऊपर। समान तीव्रता वाले भी बोल सकते हो आप, जहाँ पे भूकंप जहाँ जहाँ भूकंप आया है उसकी जो लाइन बनाते हैं हम मानचित्र के ऊपर, उसको दर्शाती है। और आपका सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये एक आपका यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, उसमें तरंगों का ये पी तरंगे, ये अस तरंगे, ये अल तरंगे। तो आपका सिस्मोग्राफ क्या होता है, आपका सिस्मोग्राफ, इसको हिंदी में अपन बोले तो ये बोलते हैं अपन भूकंप लेखी बोलते हैं इसको हिंदी में, और वैसे बोलते हैं इसको सिस्मोग्राफ। तो ये क्या है, भूकंप का सबसे ज़्यादा असर क्या कहाँ होता है, अधिकेंद्र के ऊपर होता है। तो भूकंपीय तरंगों को दर्ज करता है ये, कहाँ कहाँ कितनी तीव्रता आई और कहाँ कहाँ कितनी कम है, यानी पी तरंगों का, अस तरंगों को, इनको क्या करता है, ये नापता है इनको। तो ये 6-7 आपके क्वेश्चन थे, थोड़े से इम्पोर्टेंट, उनको डिस्कस किया है। अभी अपन ने उत्पत्ति कर ली, लहरें कर लिए, लहरें और उत्पत्ति करने के बाद अब आता है भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं। भूकंप की तीव्रता कैसे मापेंगे, तीव्रता सबसे पहले जो एक भूकंप का मापने के लिए कुछ बनाया था किसी वैज्ञानिक ने 1883 में उन्होंने व्यक्तिगत बनाया था, यानी उन्होंने अपने आप बनाया था, जिसका नाम था रोसीफोरेल। क्या नाम था, रोसीफोरेल पैमाना, फिर आधी शताब्दी तक तो इसी का हम यूज़ करते थे, पूरा विश्व यूज़ करता था। लेकिन फिर इसके अंदर बाद में 1902 में किसने, 1902 में आपके मर्केलिन, ये नाम है मर्केली, इसने इजाद किया, मर्केली स्केल बोलते हैं जिसको। इससे भूकंप की तीव्रता मापी जा सकती है कि भूकंप कितना विनाशकारी था। तो ये 1902 में किया इसने, और 1902 में इसको करने के बाद में इसमें जो तीव्रता मापी जाती है वो 0 से कितनी होती है, 12 होती है, 0 से 12 होती है। तो जैसे 2 के ऊपर कितनी तीव्रता है, 5 के ऊपर कितनी है, अगर 6 है तो
5 है तो सामान्य है, 6 है तो थोड़ा सा और ज़्यादा विनाशकारी है, और 7 8 है तो वो भयंकर विनाशकारी हो जाता है, इस टाइप से। तो ये एक प्रकार, ये बच्चे सोचते होंगे कि मर्केली स्केल है तो कोई यंत्र है, ये कोई यंत्र नहीं है, ये कोई यंत्र नहीं है। ये क्या है? गुणात्मक विधि है एक प्रकार की। और इसमें कैसे मापा जाता है, तीव्रता कैसे मापी जाती है? जिस क्षेत्र में भूकंप आया है, वहाँ के लोगों से पूछताछ की जाती है कि कितना वहाँ पे विनाश हुआ है, और उन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन लोगों से चिट्ठी के द्वारा भी और आपके मौखिक भी कैसे भी हो सके उनसे इकट्ठा करवा लिया जाता है, पत्र द्वारा भी, या फिर अभी तो बहुत सारे जैसे मेल है, सारी चीज़ें हैं उनके द्वारा भी, कि किस टाइप से। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भूकंप आता है उन लोगों से ही पूछा जाता है, लोगों से पूछताछ करके पता लगाया जाता है कि यहाँ कितनी तीव्रता होगी। तो ये गुणात्मक विधि है। और लोगों से जो जहाँ पे ये आपका क्षेत्र है, भूकंप का क्षेत्र है, वहाँ के लोगों द्वारा पूछा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मर्केली स्केल बोलते हैं। फिर इसका 1931 में संशोधन हुआ भाई। 1931 में संशोधन हो के मर्केली स्केल को क्या कर दिया? मॉडिफाई मर्केली स्केल नाम रखा गया। इसके बाद में एक आता है दूसरा रिएक्टर स्केल। जो रिएक्टर स्केल है, ये नाम भी एक वैज्ञानिक का है, रिएक्टर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक यंत्र इजाद किया था। ये आपका 1931 में संशोधन हुआ था, और इसने 1935 में रिएक्टर स्केल एक यंत्र किया, उससे भूकंप की तीव्रता और क्या नापा जाता था? परिणाम और आपकी तीव्रता तब मापी जाती थी। फिर इसमें रिएक्टर के साथ साथ क्या हुआ? कुछ और संशोधन किए, खुद उसमें रिएक्टर भी शामिल था, आपका गुटेनबर्ग शामिल था, और एक 1967 में संशोधन हुआ। इसके साथ एक इंटरनेशनल कमेटी थी, इन तीनों ने डिस्कस करके इसके अंदर संशोधन किया। तो उसके बाद से और अभी तक वो ही चल रहा है आपका रिएक्टर स्केल का। तो इसमें जो तीव्रता मापने का है, 0 से 10 डिग्रियाँ हैं, इसमें 0 से 10 तक हैं। और आपकी जो बुक है उसमें बता नहीं रखा कि इसकी कोई डिग्रियां नहीं है, वैसे ही मापा जाता है आपके बीए की बुक में। और वैसे और जो अलग से बुक, टेक्स्ट बुक हैं, उसमें मेनली 0 से 10 डिग्रियां होती हैं, इसमें 0 से 12 डिग्रियां होती हैं। डिग्रियां मतलब ये मैंने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें अच्छे से समझा रखा है कि 6 पर सामान्य होता है, 6 के बाद में अगर 7 होता है तो वो विनाशकारी होता है, और 8 या 9 प्लस होता है तो भयंकर विनाशकारी होता है। इसकी डिग्रियाँ हैं। तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भूकंप आने के जो कारण हैं। आप कारण देखेंगे, कारण डिस्कस करेंगे, क्या क्या कारण है, किस कारण भूकंप आता है। भूकंप आने के कारण, सबसे पहला कारण है भूप्लेटों का खिसकना। सभी ने मान लिया लेटेस्ट है ये भूप्लेटों का खिसकना, यानी जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटेस्ट है कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है अपन ने आंतरिक संरचना में किया था। जो ऊपर का पार्ट था, जो आपका महाद्वीपीय क्रस्ट थी 35 किलोमीटर तक, उसके बाद में थोड़ा सा ये आपका 100 किलोमीटर तक इसका भाग लिया था, ऊपरी मेंटल का भाग लिया था। जो आपका ऊपर वाला स्थल मंडल है वो 100 किलोमीटर तक का है, ऊपर वाला जो स्थल मंडल है वो 100 किलोमीटर तक का
माना गया है। तो ये जो 100 किलोमीटर का है, इसमें आपकी प्लेटें, जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्लेटें होती हैं, जैसे अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, आपकी महासागरीय प्लेटें भी हैं, कुछ गौण प्लेटें भी हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। आपका अभी चैप्टर आएगा 9वां या 10वां, उसमें तो प्लेटों के खिसकाव होता है। अभी क्या था कि ये अभी सारी प्लेट पे या फिर आप सारी प्लेटों के ऊपर, आप सारी का मतलब एक दूसरे की तरफ, ये डाइवर्जेंट, ये आपकी कन्वर्जेंट प्लेटें हैं। एक होती है प्लेटें कि आपस में एक दूसरे रगड़ खा के, यानी एक दूसरे के सहारे से निकलती हैं, ऐसे चलती रहती हैं। जैसे अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो उसका है उत्तर पूर्व की ओर गमन कर रही है, वो उत्तर पूर्व की ओर दिखाई नहीं देता, लेकिन लाखों वर्षों में पता चलता है कि ये पहले यहाँ थी, अभी धीरे धीरे खिसक रही है। तो उन खिसकाओं के कारण हलचलें होती हैं भूगर्भ के अंदर, और उससे क्या होता है, आपकी भूकंप आते हैं। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप इन्हीं से आते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो आपका ज्वालामुखी है दूसरा। नंबर 2 देखें तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी आता है, ये आपका पहला है। दूसरा है आपका ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा कैसे आता है, जब नीचे चट्टानें पिघल जाती हैं, मैग्मा बनता है, तो वो मैग्मा कहीं ना कहीं से रास्ता देखता है, ऊपर आने की कोशिश करता है। तो तीव्र गति से जब ऊपर आता है तो ठोस चट्टानें, बहुत ही ज़्यादा ठोस चट्टानें होती हैं, वहाँ से नहीं निकल पाता। जहाँ नरम चट्टानें होती हैं या कहीं पे छिद्र होता है, जैसे भ्रंश होते हैं, भ्रंश घाटियाँ होती हैं, जहाँ भ्रंश होता है, दरारें होती है, वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और जब निकलने की कोशिश करता है तो एकदम विस्फोट के हिसाब से निकलता है, वो विस्फोट करके निकलता है ऊपर, और विस्फोट करके निकलता है तो वहाँ जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी आया है वहाँ क्या होती है, भूकंप आता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में ही आता है जहाँ क्रिया किसकी होती है, ज्वालामुखी क्रिया आती है, वहीं पे इस टाइप के भूकंप आते हैं। दूसरा आपका भू प्लेटों का संकुचन। भूप्लेटों का संकुचन। संकुचन क्या होता है, जैसे अपन तनाव मूलक बल पढ़ा था, आपका संपीड़नात्मक बल पढ़ा था, तो ये तनाव जो संकुचन ये बोल रहा है कि जो तनाव पड़ता है, चाहे तो अभी सारी प्लेट के ऊपर या चाहे अब सारी प्लेट के ऊपर, तो इसकी भी एक सीमा होती है। ऐसे नहीं है कि ऐसे तनाव पड़ता रहेगा तो खिंचती चली जाएगी, इसकी भी एक सीमा होगी। तो सीमा होते क्या हो जाती है, ये बीच से टूट जाती है, आवाज़ आती है और उसमें हलचल होती है। हलचल होते ही फिर ये अपनी अवस्था में वापस आ जाती है। चट्टान टूट के जहाँ अपनी अवस्था में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है, यानी संकुचन होता रहता है चट्टानों में। उसके कारण भी क्या आता है, भूकंप आता है। आपका चौथा देखें तो नंबर 4 है आपका भू संतुलन, भूमि का संतुलन। नंबर 4 है भू संतुलन, यानी भूमि का संतुलन। ये आपके पहाड़ हैं, पहाड़ों के बाद में ये आपके पठार हैं, पर्वत, पठार, मैदान, और मैदानों के बाद में आपके आ जाता है जलीय भाग, यानी महासागर, सागर। तो अपन ने पढ़ा था कि अपर्दन क्या होता है। अपर्दन, जब अपर्दन के कारण, अपर्दन के कारण लगा लो बारिश हो रही है तो भी अपर्दन हो रहा है। नदियाँ भी नीचे अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े शिलाखंड भी लेके आती हैं, गाद, मिट्टी, कंकर, पत्थर भी लेके आती हैं। और आपका सूरज के कारण भी, जैसे बताया था कि चटकना, जैसे अपक्षा अपर्दन दोनों चीज़ें होती हैं, उससे कटाव होता है ऊपर आपका पर्वतों का कटाव होके ये नदियों द्वारा, कुछ बारिश के द्वारा, पठारों, और पठारों से मैदानों में जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था गंगा का मैदान, वहाँ पे हर साल नई मिट्टी बिछती है, जलोढ़ मिट्टी बिछती है, वो भी ऊपर से ही आती है, तो वो भी एक परत बनाती है। और उसके बाद में कुछ भाग कहाँ चला जाता है, नदियाँ डेल्टा कहाँ बनाती हैं, ज़्यादातर महासागर में। तो महासागरों में, झीलों में क्या हो जाता है, ये तलछट जमा हो जाता है। महासागरों और झीलों में तलछट जमा होता रहता है। तो जब पृथ्वी के अंतर संतुलन बिगड़ जाता है तभी भूकंप आते हैं। तो यहाँ से देखो भार हट रहा है, यहाँ से भार हट के, और भार कहाँ जा रहा है, आपके महासागर के अंदर भार जा रहा है। तो महासागर के अंदर भार जाएगा तो क्या होगा, नीचे जो आपकी पृथ्वी है वो समय थोड़ी सा वो क्या करेगी, इधर से जो ये मलबा है ये धीरे धीरे इधर खिसकेगा। ये एक साइकिल है, आगे एक सिद्धांत आएगा उसमें ये पूरा साइकिल अपन पढ़ेंगे। तो ये इधर खिसकेगा तो मोमेंट होगा, मोमेंट होते ही क्या आएगा,
आपके ये इधर खींचेगा और फिर क्या होगा, ऊपर ये जो पर्वत आज भी आपका जो हिमालय का पर्वत है ऊपर उठ रहा है, वो पर्वत ऊपर उठेंगे। तो एक साइकिल सा चलता रहता है। इसमें जब संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है, भूकंप आता है। तो ये कौन सा एरिया, स्थल भाग और जल भाग के एरिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भू संतुलन, यानी भूमि का संतुलन बिगड़ जाता है उससे। दूसरा एक इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत है, आज रीड ने दिया था ये इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत। आज रीड ने दिया था ये। तो इसके अनुसार क्या बोल रही है, ये जो भूगोलवेत्ता है ये बता रहा है कि जो आपकी पृथ्वी के अंदर ये जो चट्टानें हैं या आपकी प्लेटें हैं, ये क्या कर रही हैं, एक रबड़ का काम कर रही हैं। अगर अपन एक रबड़ को लेते हैं तो एक रबड़ को के ऊपर अपन बहुत सारा वज़न डाल देंगे, जैसे अपन रफ़ करते हैं वो रबड़ ले लेते हैं बड़ा, उसके ऊपर वज़न डालेंगे तो वो पिचक जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, यानी वो चट्टानें फैलती चली जाएंगी। और फैलने के बाद में कुछ सीमा होती है, उस सीमा तक क्या होती है, वो वापस से अपनी साम्यावस्था में आने के लिए वो टूटती है, या टूटती है कोई भी कारण होता है तो वो अपनी अवस्था में आ जाती है। यानी जो चट्टानें हैं वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। सिकुड़ने और फैलने से क्या होती है, नीचे हलचल होएगी भूगर्भ में हलचल होते ही क्या आएगा, आपका भूकंप आएगा। इसके बाद में मानवकृत भी थोड़ा सा है, जलीय भार। अगर आपका एक और नंबर 6 है आपका जलीय भार। जलीय भार ये मानव द्वारा होता है। कैसे होता है, जैसे आपके आया था महाराष्ट्र में भूकंप आया था कोयना में, जहाँ पे कोयना बांध बनाया गया था। कोयना बांध बनाया गया था, तो उससे पता चलता है कि जलीय भार के कारण जब वो बांध बनाया गया था तो बहुत सारा जल इकट्ठा हो गया था धरातल के ऊपर, और फिर उसमें क्या हो गया था, वहाँ भी संतुलन खो गया था, यानी वो भार हो गया। तो नीचे चट्टानों पे भार हो गया, भार होते ही नीचे चट्टानें खिसकी, पृथ्वी के अंदर हलचल हुई, तो अभी क्या आ गया था, भूकंप आ गया था। तो भूकंप किन किन कारणों से आता है, इन 6 कारणों से भूकंप आता है, यानी भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप की उत्पत्ति के कारण इसका वर्गीकरण देखते हैं थोड़ा सा, यानी क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, भूकंप का, अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन। जो भूकंप का वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के कारण। उत्पत्ति के कारण यानी भूकंप की उत्पत्ति के कारण प्रकार में बांटा गया है। इसके 2 प्रकार हैं, पहला और दूसरा। पहला है आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। क्या होता है आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम, मानव द्वारा जो अपन ने जलीय भार भी किया था वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम भूकंप। कृत्रिम भूकंप का एग्जाम्पल अभी बताया था महाराष्ट्र में कोयना बांध का, कोयना में आया था। उसके बाद में है प्राकृतिक अभी अपन ने पढ़े थे, बहुत सारे हैं प्राकृतिक भूकंप। जो आपके प्राकृतिक भूकंप है वो 4 प्रकार हैं प्राकृतिक भूकंप के। जो प्राकृतिक आपके भूकंप हैं, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था, ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक। पहला है आपका ज्वालामुखी, वोल्केनिक बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है आपका विवर्तनिकी, भूकंप। और तीसरा है आपका प्लूटोनिक बोलते हैं जिसको।
प्लूटोनिक भूकंप को हम हिंदी में बोलते हैं वित्तलीय भूकंप बोलते हैं इसको। तीसरा चौथा है आपका आइसोस्टेटिक अर्थक्वेक, इसको हम बोलते हैं समस्थैतिक भूकंप। ये है इसके उत्पत्ति के आधार पे इसके प्रकार हैं। तो ज्वालामुखी का अपन ने पढ़ाई था कि ज्वालामुखी से किस प्रकार उद्गार होता है और वो अचानक से विस्फोट के कारण जहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं वहाँ पे ये होता है। और विवर्तनी की अभी बात कर रहे थे अपन, जैसे भ्रंश दरारें पड़ती हैं जब आपकी प्लेटें इधर उधर संचरण करती हैं, जैसे अपसारी और अभिसारी मैंने बताया था, तो उनके रगड़ के कारण, उनके दबाव के कारण क्या होता है, पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, जिनको विवर्तनी की भूकंप बोलते हैं। तो उनके कारण भी क्या आता है, आपका भूकंप आता है। दूसरा है आपका प्लूटोनिक, यानी प्लूटोनिक का मतलब है आपका वित्तलीय भूकंप। जो ये वित्तलीय भूकंप है, कई बार पूछ लेते हैं जीके के क्वेश्चन में, प्लूटोनिक भूकंप पूछ लेते हैं। ये हैं आपके 300 किलोमीटर से 720 किलोमीटर नीचे, यानी भूगर्भ में सबसे डाउन यानी सबसे गहरे भूकंप हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वित्तलीय या प्लूटोनिक भूकंप बोला जाता है। ये सबसे नीचे। और विनाशकारी आ जाएगी, विनाशकारी, तो विनाशकारी 0 से 70 डिपेंड करता है आपके एग्जाम में क्या है, 0 से 70 या फिर 0 से 100 किलोमीटर से ऊपर वाले होते हैं। इनमें से अगर पूछा जाए तो 70, और अगर ये ना आए तो ये आ जाए 0 से 100, तो 100 वाले यानी 100 से ऊपर वाले भयंकर विनाशकारी होते हैं, जो धरातल के ऊपर बहुत ज़्यादा विनाश फैला देते हैं। इसके बाद में उद्गम केंद्र के आधार पे, जो उद्गम केंद्र है, इनका वर्गीकरण था। ये तो उत्पत्ति के आधार पे था। दूसरा देखें अपन, उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पे। तो उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पे 3 प्रकार हैं इसके, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें भी वही है, धरातल के जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे, ये मध्य वाले हैं, ये वित्तलीय हैं, और ये 0 से 70 डिग्री वाले हैं। 3 जो अपन डिस्कस करेंगे, तीनों के तीनों। तो इनको ऊपर वालों को बोलते हैं उथले भूकंप। उथले प्रकार के जो भूकंप होते हैं, हिंदी में स्लो बोल देते हैं इनको, स्लो यानी। और आपका ये है मध्यम वाले भूकंप, ये 0 से 70 किलोमीटर के बीच में और ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, ये बीच के। और दूसरे हैं आपके वित्तलीय, जैसे अभी अपन ने यहाँ डिस्कस किया था प्लूटोनिक, जहाँ डिस्कस किया था गहरे भूकंप, इनको ये भी बोल सकते हैं। और इनको यहाँ पे गहरे यानी डीप अर्थक्वेक भी बोल सकते हैं। डीप अर्थक्वेक भी बोलते हैं इसको, गहरे भूकंप। मध्य यानी बीच के हैं, ये 70 के बीच के हैं, और ये 300 किलोमीटर से ऊपर के हैं। ये 300 किलोमीटर से 720 किलोमीटर की गहराई में मिलते हैं। और ये जो ये ऊपर 70 है, तो 70 से 300 किलोमीटर की गहराई के बीच वाले भूकंप बोलते हैं। वर्गीकरण। इसके बाद में तीसरा वर्गीकरण है इसका स्थान के आधार पे। तीसरा है इसका वर्गीकरण जो वो स्थिति के आधार पे है कि कहाँ आते हैं। क्या आपको पता है, क्या पृथ्वी के धरातल पे ही आते हैं भूकंप या और भी कहीं? नंबर 3 वर्गीकरण में स्थिति के आधार पे।
इसमें दो हैं, पहला और दूसरा। पहला महाद्वीपीय, दूसरा महासागरीय भूकंप। सीधी सी बात दिखाई दे रहा, जो महासागरों में आते हैं वो महासागरीय भूकंप, जो महाद्वीपों पे आते हैं वो महाद्वीपीय भूकंप। इसके बाद में हम करेंगे इसके प्रभाव क्या होते हैं। अगर प्रभाव की बात करें तो आप दिमाग लगाओ कि क्या प्रभाव पड़ते हैं मनुष्य के ऊपर। ये ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। विनाशकारी होते तो क्या करते हैं, ये पूरे शहर को भी तबाह कर सकते हैं मिनटों में। वो शहर आपका बसने में 200-300 साल लगे हैं, और ये आपका भूकंप पल भर में ही उसको क्या कर देता है, उसका विनाश कर देता है, तहस नहस कर देता है उसको। तो प्रभाव आपको पता ही है क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं भूकंप के। जन धन की हानि होती है इसमें, भूकंप में। और आपके जो नदियों द्वारा मार्ग भी परिवर्तन हो जाता है। कई बार नदियों का जो धरातल होता है वो भी क्या होता है, ऊपर उठता है। उसके बाद में आपका जो भयंकर समुद्री लहरें उठती हैं वो भी किसके कारण उठती हैं, जो आपके सुनामी नाम आया था, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ये भी क्या करता है, विनाश करता है। समुद्र में अगर भूकंप उठता है समुद्री तटों के पास या समुद्र के अंदर, तो वो लहरें बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जिनको सुनामी बोलते हैं। उसके बाद में भूतल पर दरार भी पड़ती हैं, धसाव भी होता है, उभार भी होता है। और क्या करते हैं, गैस और जल कीचड़ भी बाहर आते हैं। ये 4-5 इसके क्या हैं, प्रभाव हैं। और पता है आप लोगों को, प्रभाव के साथ साथ इसके कुछ क्या हैं, प्रभाव के साथ साथ इसके लाभ भी हो सकते हैं। क्या भूकंप के हो सकते हैं क्या कोई लाभ? क्या लाभ हैं भूकंप के? नाम मात्र के लाभ हैं। वैसे तो हमें ऐसे लाभ नहीं चाहिए, लेकिन आपको पढ़ना है और पढ़ते टाइम आपको बताना भी है, पूछा जाए तो लाभ में सबसे पहला लाभ तो क्या है, जो पृथ्वी की आंतरिक, अपने पृथ्वी की आंतरिक रचना पढ़ी थी, संरचना पढ़ी थी, उसके अंदर क्या किसका करता है, ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे बना है, किस प्रकार का बना है, उसको पढ़ने में सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है कि किस प्रकार की चट्टानें हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की हलचलें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पता चलती है। दूसरा क्या, समुद्र तटीय भागों में आए भूकंप के कारण क्या होती हैं, गहरी जो खाड़ियाँ हैं उनका निर्माण होता है। और जो पृथ्वी के भूस्खलन क्रिया होती है उसमें क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है और कृषि में प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसी कृषि तो हमें नहीं चाहिए भाई। और क्या करता है, ये जो आपके भूकंप के समय भूमि में धंसने से क्या बन जाते हैं, झरने बन जाते हैं। तो इसके बाद ये थोड़ा सा था लाभ और हानि था, कुछ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इस बारे में। जो मेन है अभी वितरण है भाई, मेन और इम्पोर्टेंट है वो क्या है, भूकंप का वितरण, विश्व वितरण। भूकंप का विश्व वितरण। तो इसमें सबसे पहली बात करें अपन, तो इसमें है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरा देखें तो है मध्य अटलांटिक पेटी, महासागरीय। ये अटलांटिक क्या है, महासागर है, पेटी। इसके बाद में बात करें तीसरी, तो इसका है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जहाँ जहाँ भूकंप आते हैं उनका वितरण बताया गया है कि भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं।
इसके बाद में 3 है। बाकी एक अंत प्लेट भूकंपनीयता होती है, वो अलग अलग बता रखा है कि भाई जो प्लेटें होती हैं महाद्वीपीय वो कभी कभार क्या करती हैं, उथले उद्गम केंद्र वाले भूकंप आते हैं। और पूर्वी अफ्रीका में, जैसे पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रायद्वीपीय भारत में भी ऐसे उल्लेखनीय भूकंप आते रहते हैं। अब भारत का भी अपन करेंगे वितरण, लेकिन भारत का वितरण करने से पहले ये थोड़ा सा अपन डायग्राम बनाना चाहेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। या फिर बच्चों के पास है तो आप ओपन कर सकते हो, अपनी एटलस ओपन कर लो, उसमें वर्ल्ड जो वर्ल्ड का मैप है वो देखो। जैसे ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद में ये आपका इंडिया है, ये क्या है आपका इंडिया है। इंडिया के बाद में इधर वर्मा है, यहाँ पे आपका कौन सा हिंद महासागर, यहाँ क्या है हिंद महासागर। और इधर क्या है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर ये आपका इधर क्या है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद में इधर क्या है भाई आपका ऊपर उत्तरी अमेरिका है और नीचे क्या है आपका दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद में ये ऊपर आपका दक्षिणी अमेरिका का पार्ट आ जाता है। यानी आपको थोड़ा सा देखना है कि अटलांटिक महासागर कहाँ है। ये ऐसाकार का होता है अटलांटिक महासागर, ये आमाकार का होता है। इधर प्रशांत महासागर है, जब पृथ्वी गोल है पता है आपको, तो इधर प्रशांत महासागर है। और जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के इधर भी क्या है प्रशांत महासागर तो सबसे पहले जो प्री प्रशांत महासागर है, सबसे ज़्यादा भूकंप इस पेटी में आते हैं। प्री प्रशांत महासागर पेटी में क्या आते हैं सबसे ज़्यादा भूकंप, यानी 68%। कई बार पूछ लिया जाता है। ये आपका जो ज्योग्राफी की बीए फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक है उसमें 68% है। और वैसे देखा जाए तो ये 63% दिया है किसी बुक में, किसी बुक में 64% भी है। तो अपन 68% वाला करेंगे, तो 68% का। और बाकी जब आपका जीके में आता है तो उसमें डिपेंड करता है कि आपके किस टाइप का क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चनों में पूछ लिया जाए, किसी में 70 है, किसी में 78। जो 4 क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं, तो उसके अंदर इसके आसपास का जो होगा या तो 64 हो, 63 हो या 68 हो, यानी इनमें से कोई एक होगा वो अपन को आंसर लगाना है। बाकी कोई 78 होगा, कोई 80 होगा, कोई 40 होगा, वो नहीं लगाना है। इसके आसपास के एरिए के क्वेश्चन लगाना है, सही होएगा। तो इसमें प्री प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो क्या कारण है जो प्री प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? इसमें सबसे पहला है कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? अभिसारी प्लेट सीमाओं पे आते हैं। सबसे पहले आपके जो अभिसारी प्लेट सीमाएं क्या होती हैं, आपकी अभिसारी प्लेट सीमाएं एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो आपके प्लेटें हैं, क्योंकि ये प्लेटें गौण प्लेटें भी होती हैं, वो समुद्रों के अंदर भी हैं। अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी गौण प्लेटें हैं और मैन प्लेटें हैं, वो सारी पढ़ेंगे। तो जो प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं तो उसको हम अभिसारी प्लेट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? अभिसारी प्लेट सीमाओं पे। और इसके बाद बात करें अपन तो कहाँ आएंगे अभिसारी प्लेट सीमाओं पे भी? जो आपका महासागरीय तट है, ये आपका, जैसे ये आपका धरातलीय तट है और ये आपका ये धरातल है और ये आपका महासागरीय भाग है, ये आपका तट है और ये आपका महासागर है। तो तट का और महासागर का मिलन बिंदु होता है, वहाँ पे भी क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। तो जैसे इधर उत्तरी अमेरिका का ये वाला पार्ट स्थल भाग और समुद्री भाग, और आपके उत्तरी अमेरिका वाला भी ये पार्ट, इस पार्ट में सबसे ज़्यादा आपके प्री प्रशांत महासागर में भूकंप आते हैं। तो ये कारण है भूकंप आने के। आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर दे भी रखा है, तो उसमें आप अच्छे से देखना, नीचे आपके संकेत दे रखे मिलेंगे कि डैश वाला कौन सा है, प्री प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है या महाद्वीपीय पेटी है, कौन सी है। अब दूसरी बात आ जाती है आपकी मध्य अटलांटिक महासागरीय पेटी। मध्य अटलांटिक जो महासागरीय पेटी है ये विनाशकारी है। क्यों विनाशकारी है? क्योंकि ये आपके यहाँ कैप वर्डे द्वीप है, कैप वर्डे द्वीप है, यहाँ से शुरू होते हैं। क्योंकि ये आपकी ये कहाँ जाती है? आपकी स्थल भाग के ऊपर। ये पेटी यहाँ पे भूमध्य सागर
में होती हुई और आपकी यहाँ क्या है, आपका जो इंडिया में हिमालय पर्वत है आपका, ये पेटी यहाँ पे हिमालय पर्वत पे आपके जो म्यांमार है आपका, बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी से ऊपर जो आपके हिमालय पर्वत है, उसके बाद में दक्षिण की तरफ कहाँ से, जैसे मिजोरम है आपका, मिजोरम और त्रिपुरा वगैरह, वहाँ जो 7 सिस्टर हैं उधर से आपको पता है ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तो दक्षिण की तरफ मुड़ के ये कहाँ पे मिल जाती है, ये प्रशांत महासागर में मिल जाती है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। ये पेटी कौन सी बोलते हैं हम इसको, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये खतरनाक है। तो इसमें आपके इंडिया का भी पार्ट है, और आपके इंडिया का पार्ट कौन सा है, जो आपका नवीन हिमालय है। अभी हिमालय जहाँ जहाँ से हिमालय गुजर रहा है, हिमालय के सारे ये पेटी गुजर रही है आपके इंडिया से। और आपके जैसे इसके दक्षिण जो आपका अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर से भूमध्य सागर होते हुए ये आपके म्यांमार में जाके नीचे कहाँ प्रशांत महासागर में मिल जाती है। तो ये सबसे विनाशकारी क्यों है, क्योंकि ये आपकी धरातल के ऊपर है और यहाँ पे बसावट भी है। यहाँ जैसे भ्रंश दरारें पड़ती हैं, जो आपका भ्रंश था और आपके जो वलन वगैरह थे, तो वो हिमालय के आसपास ज़्यादा होती है उनकी क्रिया। तो वहाँ आपके जब भ्रंश और वलन बनते हैं, तो अपन ने बात करी थी तनाव मूलक और संपीड़न की। जहाँ पे भ्रंश पड़ते हैं वहाँ क्या होता है, तनाव मूलक बल लगता है, और जहाँ पे वलन होते हैं वहाँ आपस में लगता है। जब ये जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पे एक दूसरे की तरफ बल लगता है, तो ये ऊपर उठ जाते हैं और इनमें आकृतियाँ होती हैं। वो आकृतियाँ अपन ने पढ़ी थी, अलग अलग वलन की आकृति अलग और भ्रंश की आकृति अलग। तो जब यहाँ पे कुछ हलचल होगी तो सीधी सी बात है भूकंप भी आएंगे, और भूकंप आएंगे तो वो किस टाइप के हैं, विनाशकारी हैं, कैसे हैं, वो सारा का सारा इसमें अपन पढ़ रहे हैं। जो ज़्यादा तीव्रता का होगा, अगर 7 से ऊपर है, 7+ तीव्रता है, तो वो भूकंप ज़्यादा विनाशकारी है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल लगाएं, इंडिया में आया था 26 जनवरी 2001 को आया था, और आपके उसमें भुज में आया था, कच्छ भुज में आया था ना, गुजरात में। वहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा मौतें हुई थी। इतना भयंकर विनाशकारी था, और उसकी तीव्रता थी वो 7.9 थी, 7.9 थी उसकी तीव्रता। तो ये आपका वितरण था। इसके बाद में मध्य अटलांटिक रह गया अपना। जो मध्य अटलांटिक का था, तो देखो ये अटलांटिक आपका एस आकार का बना हुआ है आपका। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा महासागर कौन से आकार का है। तो ये देखो हिंद महासागर, देखो आम आकार दिख रहा है ना, आम आकार का होता है हिंद महासागर। और ये आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है, इधर क्या लगता है, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी अमेरिका, और इधर उत्तरी अमेरिका, ऊपर इसके लगता है एशिया महाद्वीप लगता है। तो बीच में ऐसा आकार का बना होता है। तो इसके अंदर कटक होता है बीचों बीच भाई। जो आपका एशिया महाद्वीप है, जो आपका अटलांटिक महासागर है, उसमें कटकों का निर्माण होता है। कटकों का निर्माण क्या होता है, जब जो आपकी सागर की तली है उसमें नीचे से लावा लगा लो, वहाँ भी लावा निकलता रहता है और परत दर परत चढ़ता रहता है। वहाँ पे एक अलग अलग उसमें परतों में जमा रहता है, ये अलग अलग निकलता रहता है, परिसंचरण होता रहता है वहाँ पे इनका। और एक कटक के नुमा आपको दिखाई देगा, ऊपर से कटक का निर्माण हो गया है, जो आपको दिखाई देती है कटक। वहाँ उन कटकों के सहारे भी क्या आता है, भूकंप आते हैं। उन कटकों के सहारे भी भूकंप आते क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ भी हलचल होती है। जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है तो हलचल होती है, तो यहाँ भी इसका सागर तली का प्रसारण होता रहता है, और नए परत में ये कटक बनते रहते हैं, चलता रहता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सागर तली का प्रसारण एक सिद्धांत भी है, उसमें इसको अच्छे से हम समझेंगे, आगे आएगा तब। तो उन कटकों के सहारे यहाँ पे आपको सिर्फ कटक देखना है कि जो अटलांटिक महासागर है वहाँ एक कटक है आकार का, आकृति का। तो उन कटकों के सहारे भी क्या आते हैं, भूकंप आते रहते हैं। तो 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके भूकंप। इसके बाद में एक बारी देख लेते हैं अपना जो आपका इंडिया का है, इंडिया में भी वितरण देख लेते हैं। चलो इसको मिटाते नहीं हैं, यहीं देख लेते हैं इंडिया में वितरण।
जो आपका इंडिया है, इंडिया में ये भाग को हम क्या बोलते हैं भाई? इस भाग को प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। पठार, ये बहुत पुरानी चट्टानें हैं, लाखों वर्ष पुरानी ठोस चट्टानें हैं, इसलिए यहाँ भूकंप नाम मात्र के आते हैं। 1-2 भूकंप कभी आया है, कभी सालों पहले, लेकिन आते नहीं है यहाँ भूकंप। तो ये आपका सेफ माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार। और ऊपर की बेल्ट में जो भूकंप आ ही रहे हैं, वैसे तो पूरे इंडिया में भूकंप महसूस किया जाता है, आते हैं, लेकिन तीव्रता के हिसाब से देखा जाए विनाशकारी भूकंप नहीं आते यहाँ पे हल्के फुल्के तो शो हो जाएंगे, लेकिन इतने विनाशकारी है इतना कुछ नहीं है। इस बात को हम शो करते हैं। ऊपर ये बेल्ट जा रही है, तो ये क्या है? आपकी बेल्ट, आपकी विनाशकारी भूकंपों की बेल्ट है। तो थोड़ा सा वितरण देख लेते हैं अपन। इसको यहाँ हटा देते हैं थोड़ा सा। वितरण में अब देखेंगे अपन जो भारत के भूकंप क्षेत्र में सबसे पहले तो ये बेल्ट ही आती है, जो आपके हिमालय के सहारे जा रही है ऊपर, और ऊपर से फिर नीचे दक्षिण की तरफ प्रशांत में मिल जाती है। तो हिमालय क्षेत्र है सबसे पहले। तो आपका जो मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय जो ये पेटी है, ये आपके हिमालय क्षेत्र के पास से गुजरती है। जो मोड़दार पर्वत हैं वो फिर उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ में भारी जमाव हो जाता है, और जमाव के बाद क्या हो जाता है भाई? भूमि असंतुलित हो जाती है। असंतुलित के कारण वहाँ भी विनाशकारी भूकंप आ जाते हैं। दक्कन के पठार पे मैंने अभी बताया था कि वहाँ कम विनाशकारी हैं। एक ये जो मानव द्वारा जो कोयना का बांध बनाया उस टाइम पे इसमें आया था दक्कन के पठार के ऊपर। तो इतना ज़्यादा है नहीं अपने इंडिया में क्षेत्र। अब बात करें कि भविष्यवाणी, जब भूकंप की भविष्यवाणी होती है या नहीं होती। भविष्य की अभी तक कोई भी भविष्यवाणी नहीं है कि भूकंप कल आएगा, परसों आएगा, या अब आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। भूकंप आने से पहले पता ही नहीं चलता। अगर पता चले तो कम से कम माल की हानि हो सकती है, जान की हानि तो ना हो, पता ही चल जाए तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं। और आप लोगों ने सुना भी है, जब भूकंप आते हैं तो आपके जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वो चहचहाने लगते हैं, जीव जंतु भोगने लगते हैं। उससे क्या पता चलता है कि वो भी कुछ सेकंड पहले करते हैं ये चीज़ें। ये भी नहीं उनको पहले पता चल जाए तो हम अलर्ट हो जाएं, वो भी उसी टाइम कुछ सेकंड पहले पता चलता है कि होता है या नहीं। उसके बाद में आता है आपके जो प्रभाव है भूकंप का, जो आपका सुरक्षा है। पहले तो आपने जो भविष्यवाणी की, तो भविष्यवाणी अभी कुछ खास है नहीं किसी प्रकार के भी। और उसके बाद में इसकी सुरक्षा को लेके किया जाए तो सुरक्षा में अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रकृति प्रदत्त है, तो प्रकृति मिनटों में विनाश कर सकती है, मनुष्य का बना बनाया घर उजाड़ सकती है। तो इसके अंदर हम इतना ही कर सकते हैं, जहाँ भूकंपीय क्षेत्र है यानी जहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा हम अलर्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन का जैसे कैंप टाइप में लगा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं अगर भूकंप आए तो आपको क्या करना है, भूकंप आने से पहले क्या करना है, भूकंप आ जाता है और आप फंस जाते हो तो क्या करना है, यानी उनको सचेत कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ सेकंड पहले थोड़ा बहुत आभास होता है, जीव जंतुओं का आभास होता है, तो मनुष्य अलर्ट हो जाए, जल्दी से बाहर आ जाए। तो इस प्रकार का कुछ कर सकते हैं, बाकी और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपका टॉपिक आज समाप्त होता है, भूकंप का, अर्थक्वेक का। आगे अपन करेंगे ज्वालामुखी। धन्यवाद।